Now question number 10. Describe the situations corresponding to the following algebraic expression. हमें ये डिस्क्राइब करना है, एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, तो बेसिकली हमें इनके लिए क्वेश्चन लिखना है. A पार्ट इज 8x + 3y. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो जिस तरह से हमने देखा था कि जवार रोटी है और पुलाव है, सो उसका पर प्लेट प्राइस दिया गया था 8 रुपीज एंड 3 रुपीज यहाँ पर हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्लेट्स हो जाएगा x एंड y. सो बेसिकली योर क्वेश्चन इज, if a hotel sells x plates of jawar roti at the price 8 rupees each plate and y plates of pulao at the price of 3 rupees per plate, how much earning it will make per day? So that's how you will make this question, और उसका expression होगा 8x + 3y. B पार्ट इज 15x - 2x. अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करें कि जवार रोटी 15 रुपीज पर प्लेट है और उसको नंबर ऑफ प्लेट्स हैं x, लेकिन अगर किसी कस्टमर को खाना पसंद नहीं आता है तो उसको रिटर्न किया जाता है ₹2 पर प्लेट. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इफ पर डे द होटल सेल्स x प्लेट्स ऑफ जवार रोटी एट द प्राइस ऑफ 15 रुपीज ईच प्लेट, बट इफ अ कस्टमर डज नॉट लाइक फूड, दैट कस्टमर गेट्स 2 रुपीज पर प्लेट. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल अर्निंग मेड बाय सेलिंग जवार रोटीज. Now question number 11. Imagine a straight rope. आप एक straight rope लो. If it is cut once as shown in the picture, अगर इसे एक बार इस तरह से कट कर दिया जाए जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, we get 2 pieces. This is piece 1, this is piece 2. If the rope is folded once, अगर रोप को एक बार फोल्ड कर दिया जाए एंड देन कट, जब इसे कट किया जाए तो हमें मिलते हैं 3 पीस. एक तो ये जॉइंट पीस हो गया और ये सेकंड एंड थर्ड ब्रोकन पीस हो गए. अगर इसे 2 टाइम्स फोल्ड कर दिया जाए तो देखो आपको कितने पीस मिलते हैं इस तरह से कट करने पर? 1, 2, 3 एंड 4. टोटल 4 पीस मिलते हैं. नाउ इफ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स, अगर रोप को 10 टाइम फोल्ड किया जाए और तब उसे कट किया जाए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेस व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम्स एंड कट? तो 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. पहले हमें बताना है कि 10 टाइम्स फोल्ड करके अगर कट करेंगे तो कितने पीसेस मिलेंगे, और उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमें क्रिएट करना है इन टर्म्स ऑफ r. तो यहाँ पर आप देखते हो कि जब 0 फोल्ड है तो हमें 2 पीसेस मिलते हैं, जब फोल्ड 1 है तो हमें 3 पीसेस मिलते हैं, जब फोल्ड 2 है तो हमें 4 पीसेस मिलते हैं. तो जितने फोल्ड हैं उससे हमें 2 एक्स्ट्रा पीसेस यहाँ पर मिलते हैं. तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो जो 3 फोल्ड होगा उसमें हमें 5 पीसेस मिल जाएंगे, जो 4 फोल्ड होगा उसमें हमें 6 पीसेस मिल जाएंगे. सो एवरी टाइम आप जितने फोल्ड करते हो, नंबर ऑफ फोल्ड्स +2, इतने पीसेस आपको मिलते हैं. तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर उसको 10 टाइम्स फोल्ड किया जाए तो कितने पीसेस मिलेंगे? तो 10 टाइम्स फोल्ड करने पर टोटल नंबर ऑफ फोल्ड हो गए 10 एंड +2, तो हमें 12 पीसेस वहां पर मिल जाएंगे. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेस व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम्स? अब अगर r टाइम्स उसको फोल्ड किया जाए तो इसमें हमें टोटल पीसेस मिल जाएंगे r + 2. तो बेसिकली हर बार आप जितनी बार फोल्ड करोगे उससे 2 एक्स्ट्रा पीसेस आपको मिलेंगे. सो दैट विल बी योर जनरल एक्सप्रेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. लुक एट द मैच स्टिक्स पैटर्न बिलो. ये मैच स्टिक का पैटर्न दिया गया है. फर्स्ट इमेज में एक स्क्वायर बना है जिसमें 4 मैच स्टिक यूज किए गए हैं. ये हमारा स्क्वायर 1 है. अब इसमें एक और स्क्वायर हो गया है ऐड, लेकिन इसमें ये 3 मैच स्टिक्स यूज किए गए हैं नया स्क्वायर क्रिएट करने के लिए. सेकंड में हमारे पास 3 स्क्वायर्स हो गए हैं और फिर से 3 स्टिक्स ऐड किए गए हैं थर्ड स्क्वायर क्रिएट करने के लिए. तो स्टेप 1 में हमारे पास एक स्क्वायर है, 4 स्टिक्स हैं. स्टेप 2 में हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं और 7 स्टिक्स हैं. स्टेप 3 में हमारे पास में 3 स्क्वायर्स हैं और 10 स्टिक्स हैं. सो दिस इज द पैटर्न. नाउ हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स? 10 स्क्वायर्स अगर हमें बनाने हैं तो हमें टोटल कितने स्टिक्स यहाँ पर चाहिएंगे? तो आपका स्टेप 1 है 4 स्टिक्स. तो बेसिकली आपको 4 फर्स्ट स्टेप में चाहिए, 1 स्क्वायर बनाने के लिए चाहिए. जब आप यहाँ से सेकंड में जाते हो तो आप 4 + 3 कर देते हो. फिर जब आप थर्ड टाइम जाते हो, थर्ड स्क्वायर क्रिएट करना चाहते हो तो आप 4 + 3 + 3 कर देते हो. तो जब आप 10th स्टेप पर जाओगे तो 4 आपके पास पहले से एक स्क्वायर होगा, तो आप सेकंड स्क्वायर क्रिएट करोगे, थर्ड स्क्वायर क्रिएट करोगे, फोर्थ स्क्वायर क्रिएट करोगे, और इस तरह से 10th स्क्वायर तक आपको 3 स्टिक्स लगाने पड़ेंगे. तो टोटल स्टिक्स आपको कितने चाहिएंगे? तो एक स्क्वायर पहले से है, 9 स्क्वायर्स आपको अटैच करने हैं और हर एक स्क्वायर के लिए आपको 3 स्टिक्स ऐड करने पड़ते हैं. सो दिस इज 4 + 27.
सो दिस बिकम्स 31 स्टिक्स। तो 10 स्क्वायर्स क्रिएट करने के लिए हमें टोटल 31 स्टिक्स चाहिए। नाउ हाउ मैनी आर रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर्स। अगर W स्क्वायर्स हमें बनाने हैं तो हमारे लिए क्या स्टेप होगा? सो फॉर W स्क्वायर्स, तो अब देखो हम 4 से तो स्टार्ट करते हैं, मिनिमम हमें 4 चाहिए फर्स्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और ये स्क्वायर उसमें इंक्लूडेड होगा। तो अब हमें टोटल कितने स्क्वायर और क्रिएट करने होंगे? वो होंगे W-1, और हर एक स्क्वायर क्रिएट करने के लिए हमें 3 स्टिक्स चाहिए। सो दिस इज आर इक्वेशन, एक्सप्रेशन 4 + 3 टाइम्स ऑफ, अब W-1 हमें स्क्वायर्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है तो एक कम हो गया, सो दैट इज वाई इट इज W-1। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इट इज 4 + 3W-3, सो इट बिकम्स 3W+1. Now question number 13. Have you noticed how the color change in a traffic signal? The sequence of color changes is shown below. Find the color. अब यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर किस तरह से कलर चेंज होता है ये दिखाया गया है। सबसे पहले रेड लाइट है, उसके बाद येलो होती है, फिर ग्रीन होती है, फिर येलो होती है और फिर रेड हो जाती है। सो दिस इज द सीक्वेंस। एक ट्रैफिक सिग्नल पर ये सीक्वेंस हर टाइम प्ले होती रहती है। फाइंड द कलर एट पोजीशंस 90, 190 एंड 343। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस दिख रहा है कि सबसे पहले है रेड, फिर है येलो, फिर है ग्रीन, फिर है येलो, फिर है रेड। उसके बाद जब आगे जाएगा तो फिर येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा और फिर से रेड हो जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। तो अगर आप इन्हें पोजीशंस दोगे तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जो कि केवल एक बार आती है, तो आप देखोगे कि ग्रीन लाइट थर्ड पोजीशन पर आई है, उसके बाद आई है 7th पोजीशन पर और उसके बाद आई है 11th पोजीशन पर। अब आपको पता चल गया है कि एवरी 4th पोजीशन इज टेकन बाय ग्रीन। जो नेक्स्ट पोजीशन ग्रीन की होगी वो 15 होगी। तो ग्रीन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है। ये है 3 जो कि 4 - 1 है, 7 जो कि 8 - 1 है, 11 जो कि 12 - 1 है एंड 15 जो कि 16 - 1 है। तो ये सब 4 के टेबल से आप डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन जो ग्रीन सिग्नल की पोजीशन होगी वो होगी 4 टाइम्स ऑफ n - 1। तो अगर n की वैल्यू 1 है दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर आप लेते हो तो ग्रीन आएगा 4n - 1, दैट विल बी द थर्ड पोजीशन। सो इस तरह से आपको ग्रीन लाइट के सिग्नल से पता चल जाएगा कि कौन सा सिग्नल किस पोजीशन पर आएगा। अब ग्रीन का हमें पता चल गया है। नाउ लेट्स कम टू रेड। रेड सिग्नल ग्रीन से 2 लेस पर आता है एंड 2 मोर पर आता है। सो इट इज ऑलवेज 4n - 1 जो कि ग्रीन का सिग्नल है, इसमें से आप -2 कर दोगे तो दैट विल बी रेड सिग्नल। सो दिस डिफाइंस रेड सिग्नल एंड देन कम टू येलो सिग्नल। अब देखो येलो सिग्नल अगर आप देखोगे तो ये 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, हर एक इवन नंबर पोजीशन पर येलो सिग्नल है। सो येलो सिग्नल विल बी 2n। नाउ फाइंड द कलर एट पोजीशन 90, 190 एंड 343। इन पोजीशंस पर हमें फाइंड आउट करना है कि किस कलर का सिग्नल ऑन होगा। अब देखो 90 जो कि एक इवन नंबर है। हम देख चुके हैं कि केवल येलो है जो इवन पोजीशन पर आता है। ये 2, 4, 6 इस तरह से इवन पोजीशन पर आता है। अगर आप यहाँ ग्रीन चेक करते हो तो 3, 7, 11 ये सारे ऑड पोजीशंस हैं। इसी तरह से रेड अगर आप चेक करते हो तो 1, 5, 9, 13 ये भी सब ऑड पोजीशंस हैं। तो इवन नंबर पर केवल येलो आता है, तो 90 पर यहाँ पर येलो होगा। नेक्स्ट है 190, इट इज अगेन इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो इस पोजीशन पर भी येलो सिग्नल ऑन होगा। थर्ड है 343। अब ये ऑड पोजीशन है, ऑड नंबर है, तो इस पर या तो ग्रीन सिग्नल होगा या फिर रेड सिग्नल होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। तो टू फिगर आउट, तो इसके लिए हम जो ग्रीन का फॉर्मूला है 4n - 1 उसके इक्वल ये पोजीशन रखते हैं। अगर इसमें 4n - 1 इज 343 और यहाँ से हमें n के लिए एक कंप्लीट वैल्यू मिल जाती है, तो लेट्स सॉल्व इट। 4n = 343 + 1 विच बिकम्स 344। अब यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 344/4। सो एक कंप्लीट नंबर हमें यहाँ पर मिल जाता है। इट कम्स 86 बिकॉज n इज अ होल नंबर। तो 343 पोजीशन पर ग्रीन सिग्नल ऑन होगा। रेड सिग्नल क्यों ऑन नहीं होगा, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो लेट्स चेक इट हियर। अगर हम रेड मान करके चलें तो रेड के लिए फॉर्मूला है 4n - 3।
4n माइनस 3 विल बी इक्वल टू 343। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखो ये 3 ये दूसरी साइड जाकर के ऐड हो जाएगा, तो 4n विल बी 343 प्लस 3 विच इज़ 346। और यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी 346 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगी, ये डेसिमल में आएगा, इट विल बी 86.5। अब n तो एक कंप्लीट नंबर है, ये 1 2 3 इस तरह से चलेगा, ये डेसिमल में नहीं आएगा, तो इसीलिए 343 पर रेड सिग्नल नहीं होगा, केवल ग्रीन सिग्नल होगा। तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं और बाकी पोजीशंस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। यहाँ आप पैटर्न देख रहे हो, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन द स्टेप 4, स्टेप 10 एंड स्टेप 50। तो पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद हमें बताना है कि इन स्टेप्स में कितने स्क्वायर्स होंगे। तो देखो आप फर्स्ट स्टेप में देखते हो यहाँ पर 5 स्क्वायर्स हैं, सेकंड स्टेप में 5 प्लस 4 ये टोटल 9 स्क्वायर हैं, थर्ड स्टेप में ये सेकंड स्टेप हो चुका है यहाँ तक जिसमें 9 थे, तो ये 9 प्लस 4। तो अब आप देखोगे कि हर स्टेप में प्लस 4 होता जा रहा है, यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 5 प्लस 4 हैं, यहाँ पर 5 प्लस 4 प्लस 4 हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये इतने स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो अगर आप इसे ऐड करोगे सो दिस विल बी 17, तो टोटल 17 स्क्वायर होंगे फोर्थ स्टेप में। अब अगर हम पैटर्न वाइज देखें कि हर स्टेप में हम क्या ऐड करते जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में टोटल 5 स्क्वायर्स हैं, सेकंड स्टेप में 5 प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब ये सेकंड स्टेप है तो 5 प्लस 4 टाइम्स सेकंड स्टेप माइनस 1, 2 माइनस 1, तो अब आपको ये मिल जाता है 5 प्लस 4 टाइम्स 1। तो हम स्टेप यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, जितने स्टेप हैं उनसे एक कम ले रहे हैं, इट विल बी 5 प्लस 4 प्लस 4। तो अब ये थर्ड स्टेप है तो इट इज़ 5 प्लस 2 टाइम्स 4, तो इसे हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेप है तो 3 माइनस 1, इससे एक लेस ले रहे हैं। जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम ले रहे हैं 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट मीन्स 5 प्लस 3 टाइम्स 4, और 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। तो जिस स्टेप पर आप हो उससे एक कम करके आप उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप nth स्टेप पर हो तो आपको चाहिए 5 प्लस 4 n माइनस 1। तो इस तरह से ये आप जनरलाइज कर सकते हो। अब आप इसे जब बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दोगे तो इट विल बिकम 5 प्लस 4n माइनस 4, सो इट विल बिकम 4n प्लस 1, दैट विल बी द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एट ईच स्टेप। अब पूछा गया है कि 10th स्टेप पर कितना होगा और 50th स्टेप पर कितना होगा। तो 10th स्टेप पर इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 1, सो दैट विल बी 40 प्लस 1 विच विल बी 41 स्क्वायर्स 10th स्टेप में होंगे। पूछा गया है 50th में कितने होंगे, तो 50th के लिए हम n की जगह पर 50 प्लेस कर देंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ 50 प्लस 1 दैट बिकम्स 200 प्लस 1 विच बिकम्स 201, सो दैट विल बी योर आंसर। Now question number 15, numbers are written in a particular sequence in this endless 4 column grid। ये एक grid दिया गया है जिसमें 4 columns हैं, this is column 1, column 2, column 3 and column 4। और अगर इसे हम रो दिखाएं, लाइन वाइज दिखाएं, तो देखो ये फर्स्ट लाइन है, इसे रो 1 कहा जाएगा, ये सेकेंड लाइन, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्योंकि ये एंडलेस ग्रिड है तो इसमें एंडलेस रो होंगे, लेकिन कॉलम 4 ही होंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 कॉलम्स का एंडलेस ग्रिड है। नाउ फर्स्ट इज ए पार्ट, गिव एक्सप्रेशंस टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन अ गिवन कॉलम 1 2 3 4। ये जो हमें एक ऐसा जनरल एक्सप्रेशन क्रिएट करना है जिससे हम किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर की वैल्यू को बता सकें। अब आप देखो कि कॉलम 1 में जो नंबर है वो है 1 5 9 13, तो इनमें 4 का डिफरेंस है। हर एक कॉलम के फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में 4 का डिफरेंस है, कॉलम 2 में 2 6 10, इसी तरह से कॉलम 3 में, इसी तरह से कॉलम 4 में। तो ये यहाँ पर इस तरह से डिफरेंस दिया गया है, हमें बताना है कि इनके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आप अगर देखो तो कॉलम 4 जिसमें कि 4 के मल्टीपल्स है, 4 8 12 16, इस तरह से ये 4 के मल्टीपल्स है, तो हम यहाँ से एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अब देखो कॉलम 4 जिसमें कि सारे नंबर वैल्यूज वो मल्टीपल्स ऑफ 4 है। अगर हम रो वाइज जाएं तो रो 1 में जो वैल्यू है उसमें 4 है, रो 2 में जो वैल्यू है वो 8 है, रो 3 में जो वैल्यू है वो 12 है। तो रो 1 में कॉलम 4 में वैल्यू है 4, रो 2 में कॉलम 4 में वैल्यू है 8। तो इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाता है कि ये 4 का मल्टीपल है,
इसी तरह से अगर आप देखोगे C3 कॉलम 3 के लिए वो 4 के मल्टीपल से एक नंबर कम है, तो ये 4n-1 हो जाता है। इसी तरह से आप C2 देखोगे तो वो 4n-2 हो जाता है, और इसी तरह से C1 के लिए आपके पास आ जाएगा 4n-3। तो इस तरह से ये हमारे पास जनरलाइज वैल्यू आ जाती हैं कॉलम 1 की, कॉलम 4 की, कॉलम 3 की, कॉलम 2 की, इन सब की ये जनरलाइज वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन अभी ये सारे वैल्यूज़ अलग अलग हैं। अगर हम इन सारे फॉर्मूलाज को, सारे इन वैल्यूज़ को एक साथ करें और एक कॉमन फॉर्मूला ऐसा बना लें कि जिससे हमें किसी भी कॉलम के लिए वैल्यू पता चल जाए। कॉलम 1 से स्टार्ट करते हैं। कॉलम 1 है 4n-3। अब देखो, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएं तो 4n-3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 4-1, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो इट विल बी 4n-4 + 1, ये हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं n-1 + 1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है C1 के लिए, कॉलम 1 के लिए। इसी तरह से अगर हम कॉलम 2 के लिए देखें तो कॉलम 2 की वैल्यू है 4n-2। इसे हम लिख सकते हैं 4n-4 - 2। इसे जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करोगे तो इट विल बी दिस, और इसे आप लिख सकते हो n-1 + 2। तो ये कॉलम 2 में 2 ऐड हो जाता है, कॉलम 1 में 1 ऐड हो जाता है। इसी तरह से कॉलम 3 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ n-1 + 3, और इसी तरह से कॉलम 4 की वैल्यू आ जाएगी 4n-1 + 4। तो ये आप देखोगे कि जिस कॉलम में हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कॉलम का नंबर यहाँ ऐड हो जाता है 4n-1 में, जबकि जो n है वो नंबर ऑफ रो है। तो बेसिकली हमारे पास अब एक ग्रिड बन गया है जिसमें हमें फॉर्मूला मिल गया है 4n-1 + C, जहाँ पर n है कि कौन से रो में है, R1 है कि R2 है कि R3 है। अगर रो 1 होगा तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, अगर रो 1 होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, रो 2 होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर कॉलम 1 होगा तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉलम 2 होगा तो C की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये कैसे आ रहा है, ये अभी हमने फॉर्मूला से देखा कि 4 टाइम्स ऑफ n-1 + C। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप n की जगह R भी ले सकते हो, क्योंकि R यहाँ पर रो के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया है 4 टाइम्स ऑफ r-1 + C, वेयर R इज द रो एंड C इज द कॉलम। Now B part is in which row and column will the following numbers appear। ये नंबर दिए गए हैं, किस रो और कॉलम में ये आएंगे। तो फर्स्ट वन इज 124। तो इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट के 2 डिजिट जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। अब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर आते हैं C4 में। ये हमने देखा ये 4 के डिविजिबल है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12। लास्ट में जो 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो सकती हैं वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, so it will be in C4। तो कॉलम हमें पता है। which row, अब ये किस रो में आएगा, तो ये इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4 टाइम्स ऑफ r-1 + 4, क्योंकि कॉलम 4 है, इट इज 124। नाउ वी कैन ओपन द ब्रैकेट, 4r-4 + 4 इज 124। ये कैंसिल हो जाता है, 4r इज 124, सो r विल बी 124 डिवाइडेड बाय 4। रो में कॉलम 4 में 124 वैल्यू आएगी। नाउ नेक्स्ट इज 147। अब देखो 147 ऑड नंबर है, तो या तो ये C1 में आएगा या फिर ये C3 में आएगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि 147 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हो जाता है 148। तो 148 जो कि डिविजिबल बाय 4 है, दैट मीन्स अगर 148 C4 में आएगा तो 147 C3 में आएगा। अब ये C3 में किस रो में आएगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ r-1 + 3। तो C3, इससे हमें पता चल गया कि ये किस कॉलम में आएगा और वैल्यू है 147। Now let's open the bracket, 4r-4 + 3 is 147, 4r-1 is 147, 4r is 148 and r will be 148 upon 4. So it will be
37, तो 37th रो में 147 आ जाएगा। तो फॉर्मूला से तो आपको पता चल ही गया, लेकिन इसमें आपने जब 1 ऐड किया है और ये C4 में आ रहा है, तो जिस रो में 148 आएगा उसी रो में 147 भी आएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज 201। अब 201 को हम लिख सकते हैं 200 + 1। अब 200 जो कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, तो 200 तो C4 में आ गया और 200 से नेक्स्ट नंबर ये C1 में आएगा, तो 201 विल बी इन कॉलम 1। तो अब ये किस रो में आएगा, इसके लिए आप चाहे तो फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो और चाहे तो आप नंबर 200 से फाइंड आउट कर सकते हो। अब लेट्स यूज द फॉर्मूला 4r - 1 + 1, क्योंकि कॉलम 1 है तो हम यहाँ कॉलम की वैल्यू ऐड कर देते हैं, इक्वल्स 201। Now it becomes 4r - 4 + 1 = 201. This becomes 4r - 3 = 201. 4r will be 201 + 3, which will be 204, and r value will be 204 upon 4. So it will be 51. So it will be in 51st row. So that's how you will be finding these values. Now C part is what number appears in row R and column C. तो ये आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है कि अगर R हो रो और कॉलम हो C, तो कौन सा नंबर वहाँ पर आएगा, तो इट विल बी 4r - 1 + C, क्योंकि ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। नाउ D पार्ट इज ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स की पोजीशन हमको ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 के मल्टीपल्स जो कि है C3 से स्टार्ट होता है, 3, 6, 9। अब नेक्स्ट कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा C4 में, विच इज़ 12, देन 15 और उसके बाद में 18 यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप देखोगे कि ये एक डायगोनल पोजीशन बनती चली जाती है। नाउ अगर हमें इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो तो मल्टीपल्स ऑफ 3 दे स्टार्ट विथ C3, C2, C1, C4, C3, C2, C1, C4, C3, C2, C1। इस तरह से ये एक सीरीज बन जाती है, ये एक पैटर्न बन जाता है 3 के मल्टीपल्स का। इसी तरह से आप और पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो, तो C4 में सारे नंबर 4 के मल्टीपल्स हैं। इस तरह से और भी आपको पैटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 4 मैथमेटिक्स का ये चैप्टर 4 यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे।